तो चलो इधर से निकलो, ये क्या तरीका होता है? हमें अल्लाह वाले ट्रस्ट ने इधर बादल रोड ग्राउंड पे राशन के लिए बुलाया था। तनवीर शाह साहब की तरफ से कॉल आई थी कि 10:30-11 बजे आप उधर पहुँचेगा, आपको राशन मिल जाएगा। इन्होंने हमें राशन आज भी नहीं दिया। इससे पहले भी इन्होंने बादल रोड ग्राउंड के अंदर हमें बुलाया था। उस वक्त भी कोई इन्होंने आके इंतज़ामिया ने आके तस्वीरें बनाई, तस्वीरें लेते हैं रिक्शा ड्राइवर को खड़ा करके, सारा करके तस्वीरें लेके और ये लोग अपनी वो बस NGO को पैसे इकट्ठे करने में शुरू हो जाते हैं और राशन हमें बिल्कुल नहीं देते हैं। हम सुबह 6 बजे के आके रोज़े के अंदर भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी और तकरीबन हमें 7 घंटे हो चुके हैं। और ये जो अल्लाह वाले ट्रस्ट है ये एक फ्रॉड है, ठीक है। ये आते हैं रिक्शाओं की लाइनें लगवा के, तस्वीरें बना के, वीडियो बना के ये बाहर के मुल्कों में लेके जाते हैं। फंड इकट्ठा करके ये अपनी जेबें भरते हैं। ये गरीब रिक्शा ड्राइवर तक नहीं लेके जाते। अल्लाह वाले ट्रस्ट ने हमें बुलाया था राशन के लिए, जो कि तनवीर शाह साहब की तरफ से और हाफिज मदद जिलानी साहब की तरफ से हमें कॉल आई थी और इन्होंने बुला के हमें ना तो कोई राशन दिया गया और बाकायदा हमें जलील किया गया है। हमारी दरख्वास्त है कि अल्लाह काम से इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। और अब कुछ बात करें कराची की, जहां पर ताजिर बिरादरी जो गरीब और मुस्तहिक अफराद में रोज़ाना 300 से 500 अफराद को राशन तकसीम कर रही है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। कराची में कोरोना वायरस के तहत रोज़मर्रा के कमाने वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हिल की घड़ी में इन लोगों की मदद के लिए ऑल ताजिर इत्तेहाद के सदर अम्माद पूनावाला और दीगर ताजिर बिरादरी की सरपरस्ती में रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 500 अफराद को राशन तकसीम किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेद पोश और गरीब और मुस्तहिक अफराद के घरों तक राशन पहुँचाया जा रहा है। कराची और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में डेली बेसिस पे जाके हमने राशन तकसीम किया, जिसमें किसी दिन 500 की है, किसी दिन 300 की है। तो एवरेज हमारा जो है वो 300-350 का डेली का एवरेज रहा। और अप्रॉक्सीमेटली अब हम जो है तकरीबन हमने 10,000 का एक विज़न रखा था और ये कैसे पूरा हो गया और हम 16,000 पे कैसे पहुंच गए हमें खुद नहीं पता कैसे हो गया। लोग आते गए हमारे, इसमें हमारी स्टील कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया और दूसरी ताजिर बरादरी के दोस्तों ने बड़ा सपोर्ट किया। इसमें अम्माद पूनावाला का कहना है कि हमने जो अपना टारगेट रखा था उससे कहीं ज़्यादा लोगों को हमने राशन तकसीम किए, जबकि इसके अलावा हमने सेंट्रल जेल और लांडी जेल में कैदियों की दीगर ज़रूरियात की एशिया भी फराहम की है। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। कोरोना इंसानी नहीं सियासी मसला बनने लगा है। अल-मुस्तफा स्काउट्स को हुकूमत और अपोजिशन सब अपना बनाकर ट्वीट और तस्वीर शाया करने लगे हैं। कोरोना का मसला इंसानी से ज्यादा अब सियासी दिखाई देने लगा। सियासी जमातों से लेकर वजीर आजम तक कंपनी की मशहूरी की दौड़ में दिखाई देने लगे। वजीर आजम ने अल-मुस्तफा स्काउट्स को भी टाइगर फोर्स बनाकर ट्वीट दाग दिया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी पीछे न रहे, उन्होंने नून लीग के रजाकार बनाकर तस्वीर शेयर कर दी। और तो और एक मीडिया चैनल ने भी बगैर तस्दीक इस स्काउट ग्रुप को टाइगर फोर्स के तौर पर पेश कर डाला। अल-मुस्तफा स्काउट्स के जिम्मेदारान ने वाज़ेह किया कि कोरोना के खिलाफ मैदान में सरगर्म अमल अल-मुस्तफा स्काउट्स एक गैर सियासी स्काउट्स ग्रुप है। इसका किसी भी सियासी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हम कोरोना की वबा के खिलाफ पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी की हैसियत से वतन की खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मालिकान ने कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। भारी फीसिस की वसूली आवाम के लिए इलाज तक करवाना मुमकिन नहीं रहा। कोरोना की वबा ने इंसानियत के लबादे में छुपे गिरां फरोशों को बेनकाब कर दिया। न खौफ खुदा न ही मौत का डर। दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने वालों ने कुदरती इम्तिहान को भी कमाई का ऐसा जरिया बनाया कि रातों रात महीने भर की कमाई करने लगे। कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल, शिफा अस्पताल, ये तो वो अस्पताल हैं जो कोरोना के मुश्तबा मरीजों को मनमाने पैसों के एवज टेस्ट करवाने पर राजी हो जाते हैं। जुड़वा शहरों के बेशतर दीगर अस्पताल मुश्तबा इलामात वाले मरीजों को चेक करने से ही गुरेज करते हैं। अब बात की जाए मांगे जाने वाले दामों की, तो एक दिन का वेंटिलेटर का किराया 10,000 से 15,000 है। कमरे का किराया, चेकअप फीस, अद्वियात और टेस्टों का खर्चा इससे हटकर है। ज़हनी अजियत का शिकार शहरियों को टेस्ट के लिए सिटी, एक्सल, चुगताई, शिफा और दीगर लेबोरेटरियों को 7,000 से 12,000 तक ना चाहते हुए भी देना होते हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। प्राइवेट अस्पताल से गिरा सरकारी अस्पताल में अटका। कोरोना के मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल भी डरावना ख्वाब बनने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में फीस ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। ज़ैन नकवी रिपोर्ट करेंगे।
कोरोना वबा फैली पर प्राइवेट अस्पताल वायरस से मुतासरा मरीजों को रखने से भी गुरेजा रहे। ताहम अब लाहौर के चंद बड़े अस्पतालों ने कोरोना वायरस का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि इंसान कानों को हाथ लगाए। डॉक्टर अस्पताल में भी कोरोना का इलाज जारी है, जहां कोरोना के मरीजों के लिए 25 बिस्तरों की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर अस्पताल में एडमिट होना है तो पहले 1 लाख रुपए अस्पताल इंतजामिया को थमाने होंगे। कमरा चाहिए तो 22,000 अलहदा से होंगे। मरीज के योमी अखराजात 40 से 45,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। अगर मरीज को वेंटिलेटर दरकार है तो जरूर मिलेगा, लेकिन जेब ढीली करनी पड़ेगी। वेंटिलेटर की सूरत में रोजाना के अखराजात 60,000 रुपए तक जा सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन के अस्पताल बहरिया ऑर्चिड में कोरोना के मरीजों को एक दिन आइसोलेशन रूम में रहने के 25,000 रुपए देना होंगे। बेहतरीन निगहदाश्त चाहिए तो 30,000 रुपए देना होंगे और आईसीयू में 35,000 में एक दिन रहा जा सकता है। मरीज के योमिया अखराजात बिल तरतीब 50, 60 और 70,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल ही भाता है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के अखराजात सुनकर ही तबीयत सेट हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुलाजिम की सरकारी और निजी लेबॉर्ट्री के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स में तजाद सामने आ गया। 2 मई के हाई कोर्ट के सर्कुलर के मुताबिक मुलाजिम की सरकारी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। 3 मई को निजी लैब की जानिब से लिए जाने वाले सैंपल में रिपोर्ट मनफी आ गई। निजी लैब इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर कोरोना टेस्ट के लिए मुस्तनद करार दी गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बंद कर दिया गया था। कराची में पुलिस ने बंगले पर छापा मारकर कोरोना वायरस से बचाव और तशखीस का सामान बरामद कर लिया। फिरोजाबाद पुलिस ने PSHS में वाक़े बंगले पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में इंफ्रारेड टेम्परेचर मशीनें बरामद कर लीं। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान 1470 मशीनें 35 कार्टन से बरामद हुई। बरामद होने वाली मशीनों को मुल्जिमान 3 गुना रेट में फरोख्त किया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बरामद किया जाने वाला कोरोना का सामान बल्क किया हुआ था और इसे लाहौर मुंतकिल किया जाना था। कराची में वेंटिलेटर न मिलने से कोरोना मरीज डॉक्टर फुरकान की मौत का मामला महकमा सिंध ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। सिविल हॉस्पिटल कराची के डॉक्टर जगदीश जिम्मेदार करार दिए गए हैं। डॉक्टर फुरकान की मौत का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई। महकमा सेहत ने डॉक्टर फुरकान के इंतकाल के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि महकमा सेहत इंक्वायरी कमेटी ने 14 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। डॉक्टर फुरकान की मौत वेंटिलेटर न मिलने से नहीं हुई, बल्कि उन्हें एम्बुलेंस स्टाफ और डॉक्टर्स ने बर वक्त इमदाद नहीं थी। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि कमेटी ने गफलत पर डॉक्टर जुगदेश के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश कर दी। डॉक्टर फुरकान को सिविल अस्पताल अमले ने एडमिट की बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया। सिविल अस्पताल में इस वक्त भी 9 ICU बेड्स खाली थे। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान अस्पताल शिफ्ट होने से इनकार कर रहे थे, जबकि उन्होंने अली खाना के इसरार पर अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस कॉल की। सिविल अस्पताल पहुंचने पर उनको इमरजेंसी वार्ड स्टाफ ने कोरोना वार्ड मुंतकिल किया। सिविल अस्पताल कोरोना वार्ड में डॉक्टर फुरकान को डॉक्टर जुगदेश ने चेकअप किया और मरीज की हालत खराब होने के बावजूद डॉक्टर जुगदेश ने दूसरे अस्पताल रेफर किया। रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर फुरकान को दोबारा घर ले जाया गया। जहां तबीयत मजीद खराब हुई, उनको दोबारा ट्राइमेक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां निजी अस्पताल ने उनको फौरी वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का कहा, जिसके बाद डॉक्टर फुरकान को निजी अस्पताल से ओजा कैंपस लाया गया। डाओ ओजा कैंपस पहुंचने से पहले डॉक्टर फुरकान की मौत वाक़या हो चुकी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर फुरकान की मौत बर वक्त दुरुस्त फैसला इकदाम न लेने से हुई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कोरोना के एक दिन में 451 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के 60 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट की इस्तादाद बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर फुरकान केस की इंक्वायरी के बाद सजाओं का अमल शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटों में हमने 3671 टेस्ट किए। इससे पहले तक 68,573 टेस्ट हम कर चुके थे। इस तरीके से टोटल 72,544 टेस्ट आज तक हम कर चुके हैं। आज से 24 घंटे पहले तक टोटल 8,189 इन्फेक्टेड लोग थे और पिछले 24 घंटों में ये 451 है, जो कि 12.3% हैं जितने लोग हमने टेस्ट किए उनका। पिछले 24 घंटों में 9 लोग अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वायरस से और इस तरीके से सूबा सिंध में ये टोटल तादाद वो लोग जो वफ़ात पा गए हैं कोरोना वायरस से, उनकी तादाद हो गई है 157 और ये बनती है 1.8% जो हमारे इन्फेक्टेड केस है उनका।
جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں، جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ہماری پولیس کے لوگ ہیں، ان کی جو اموات ہوئی ہیں یہ ان لائن آف ڈیوٹی ہوئی ہیں، یہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ خاص طور پہ ڈاکٹر فرقان کا جو کیس ہوا تھا، میں ان کے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں، اور اس کی انکوائری ہم نے کر لی ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے ڈائریکشنز دے دی ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے شو کاز کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، اور یہ پروسیس بالکل شروع کیا، یہ انکوائری ختم ہو گئی ہے اور یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے جو سزا دینے والا ہے، شو کاز کرنے والا ہے۔ ایک اور انیشیٹو ہم کر رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے جو مارکیٹ پلیسز کھلی ہیں، گروسری سٹورز ہم نے کھلے رکھے تھے، کچھ اور دکان جو ہیلتھ ریلیٹڈ اور فوڈ ریلیٹڈ تھے، میں نے ہدایت کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان دکانوں پہ جا کے ان دکانوں کی رینڈم ٹیسٹنگ کرے گا، یہ انشور کرنے کے لیے کہ وائرس، اس لیے کہ لوگ ادھر ہی آتے ہیں، ان جگہوں پہ یہ وائرس پھیلا تو نہیں ہے، اور اگر کہیں پہ وائرس پھیلا ہوگا تو وہاں پہ احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی۔ رخ کریں گے لاہور کا، جہاں ہیلتھ پروفیشنلز ایک بار پھر حکومت پر برس پڑے ہیں۔ ینگ ڈاکٹر عمار یوسف کہتے ہیں 5 ارب فنڈز کے بعد بھی ناقص سہولیات سے اب تک 50 ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کا شکار ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حال یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر کورونا ڈھونڈ رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گے اجلال حیدر۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف ایک بار پھر کرونا وائرس سے بچاؤ کا سامان نہ ملنے پر حکومت سے خفا ہو گئے۔ جنرل اسپتال لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر عمار یوسف نے کہا کہ محکمہ صحت پنجاب نے ناقص کٹس دیں اور اس سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اب تک 50 کے قریب ہیلتھ پروفیشنلز خود مریض ہو چکے ہیں۔ حکومت نے اسپتالوں میں 5 ارب کا بجٹ جاری کیا، مگر وہ مکمل فراہم نہیں کیا گیا۔ 5 ارب روپے کا فنڈ آیا ہے صرف اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، جو کہ ٹرشری اسپتال ہیں، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 5 سے 10 کروڑ روپیہ صرف دیا گیا ایک اسپتال کو۔ آپ اگر 5 ارب کی ڈسٹریبیوٹ کریں تو یہ اماؤنٹ اتنی نہیں بنتی، یہ اماؤنٹ بہت زیادہ بنتی جو دینی چاہیے تھی ان لوگوں کو۔ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر صحت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہیلی کاپٹر پر کرونا وائرس ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کے، مجھے ان کے بارے میں، کہ یہ لوگ بری طرح فیل ہو چکے ہیں، اور سر فہرست سردار عثمان بزدار صاحب، اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ۔ ڈاکٹروں نے شکوہ کیا کہ سندھ کے گورنر خود ہسپتالوں میں جا کر مسائل سنتے ہیں، ادھر وزیر صحت ایک آفس میں بیٹھ کر حکم چلا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے۔ کیمرہ مین محمد زامن کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ ایک اور فرنٹ لائن سولجر نے کورونا کو شکست دے دی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ منفی آ گئی ہوئی تھی، اور ایک اور فرنٹ لائن سولجر نے کورونا کو شکست دے دی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے۔ گزشتہ ہفتے ان میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور 2 مرتبہ ان کی رپورٹ مثبت آئی تھی۔ فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے۔ کورونا میں مبتلا تمام مریضوں کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں۔ فیصل ایدھی کے بیٹے سید ایدھی کہتے ہیں والد کا تیسرا ٹیسٹ 2 روز پہلے 4 مئی کو پمس میں کرایا تھا۔ رپورٹ ملی ہے۔ فیصل ایدھی 20 اپریل سے لے کر 6 اپریل تک قرنطینہ میں رہے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں 1 جون کو اسکول کھولنا مشکل ہے، مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کو اسٹیٹ بینک بلا سود قرض دے تاکہ وہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کر پائیں۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں 1 جون سے اسکول کھلنا مشکل ہے، حتمی فیصلہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ وہ جو اسکول کھلنے کا ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 1 جون سے اسکول کھلیں گے، اور اس کے بعد ایک اکیڈمک پلان ہم نے پورا اناؤنس کیا تھا، اس پر ہم ابھی کوئی اگلے 5-6 دنوں میں ہماری جو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس پلان کر رہے ہیں۔ وہ اجلاس ہم بلائیں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کریں گے کہ 1 جون سے اسکول کھلنا پاسبل ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے خود میرا اندازہ ہے کہ شاید 1 جون سے اسکول کھولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ محکمہ محنت نے نوکریوں سے نکالنے اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے متعلق شکایات کو حل کیا ہے۔ موجودہ حالات میں ادارے مالی پریشانیوں کا شکار ہیں، اسٹیٹ بینک انہیں بلا سود قرضہ دے تاکہ وہ ملازمین کو تنخواہ ادا کر سکیں۔ تمام اسکول بھی پابند ہیں کہ ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں اور نوکری سے نہیں نکالیں گے۔ پہلی تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں حکومت سے، اسٹیٹ بینک سے،
کہ اس کو انٹرسٹ فری کر دیں تاکہ جو مالکان یہ قرضہ لیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے اور یہ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو مل جائیں. ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں, اپریل اور مئی کی فیس میں, اور اپنے تمام ٹیچرز کو, نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر سندھ حکومت عمل کرے گی. اس معاملے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جائے. پنجاب, بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت اور خیبر پختونخوا نے حمایت کر دی. ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 جون کے بعد بھی بند رکھنے یا کھولنے کا حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا انعقاد ہوا, جس میں تمام صوبائی وزراء نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اجلاس میں پنجاب, بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے, تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں. تاہم خیبر پختونخوا نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی حمایت کر دی. صوبوں میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ایف بی آر میں قانونی بے ضابطگیاں, ایف بی آر پالیسی بورڈ ممبر سینیٹر کودا بابر کا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو مراسلہ. ایف بی آر ایکٹ 2017 کی دفعہ 6 کی ذیلی سیکشن 4 کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, پالیسی بورڈ کا اجلاس نہیں بلایا گیا. مراسلے کا یہ متن ہے. بورڈ سے پالیسی رہنمائی حاصل کیے بغیر لیے گئے مالی پالیسی سے متعلق فیصلوں کی کیا حیثیت ہے, مراسلے کا یہ متن ہے. مزید تفصیلات کامران چودھری سے جانیں گے. کامران, آگاہ کیجیے گا, مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. جی بالکل, سینئر سینیٹر ہیں قادہ بابر صاحبہ, انہوں نے ممبر ایف پی آر پالیسی بورڈ بھی ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں جو ہے وہ ایف پی آر کا پالیسی بورڈ اجلاس کیوں نہیں بلایا, کافی سارے سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں. ایف پی آر میں ہونے والے قانونی بے ضابطگیوں کے حوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے. خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود پالیسی بورڈ کا اجلاس نہیں بلایا گیا. ایف پی آر ایکٹ 2007 کی دفعہ 6 کے ذیلی سیکشن 4 کے تحت اجلاس بلانا ضروری تھا. اسی طرح سے بورڈ سے پالیسی رہنمائی حاصل کیے بغیر لیے گئے مالی پالیسی سے متعلق فیصلوں کی کیا کوئی قانونی حیثیت بھی ہے. متن ہے خط کا جو مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو لکھا گیا ہے, جبکہ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایف پی آر میں پالیسی بورڈ کو ادارے کے امور سے دانستہ طور پر غافل رکھنے کی کوشش کرنا غیر قانونی ہے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو یہ خط کا مراسلہ جو ہے اس کا یہ اہم متن ہے. اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ مالی سال کی اختتامی اور اہم موقع پر ٹیکس وصولی کے اہداف پر معمور ذمہ دار افسران کی پوسٹنگ اور تبادلوں کی بہتات کیوں کی گئی ہے, اور یہ اب سے کچھ روز قبل. ٹھیک ہے کامران چودھری ہمارے ساتھ رہے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ایف بی آر میں قانونی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. ایف بی آر پالیسی بورڈ ممبر سینیٹر کودا بابر نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو مراسلہ بھیجا ہے. مراسلے کا یہ متن ہے کہ ایف بی آر ایکٹ 2017 کی دفعہ 6 کی ذیلی سیکشن کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. ہمارے ساتھ سینئر سینیٹر کودا بابر صاحب موجود ہیں, انہوں نے یہ مراسلہ لکھا ہے, انہیں سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کس حوالے سے مختلف آپ نے باتیں کی ہیں, قانونی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا ہے. جی میں اس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے. یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایف بی آر کی ایک پالیسی بورڈ ہے. ایف بی آر کے 2007 کے ایکٹ کے مطابق, اور اس کا جو سیکشن 6 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر حکومت کوئی بھی حکومت وقت ایف بی آر کی پالیسی بورڈ بناتی ہے تو اس کے پالیسی بورڈ کے بنانے کے بعد اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس پالیسی بورڈ کی کم از کم ہر سال 4 بار ہر کوارٹرلی اس کے میٹنگز کریں, اور وہی پالیسی بورڈ ہی گائیڈ لائنز پرووائڈ کرے ایف بی آر کو کہ وہ کیسے اپنا مانیٹری پلان بناتی ہے, یا وہ جو پالیسیز ہیں یا اس کے متعلق جو ایف بی آر نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں. تو وہ اصل میں ابھی تک ہوئے نہیں. تو اس کے متعلق میں نے یاد دہانی کے حساب سے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا ہے, چونکہ اس بورڈ کے وہ چیئرمین بھی ہیں, تو ان کو لیٹر لکھا ہے کہ وہ اس کو کرائیں کہ وہ دیکھیں. میں نے 4 پوائنٹس ان میں اٹھائے ہیں, جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس میں کوئی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی, اور دوسرا یہ کہ اس پالیسی بورڈ کی رہنمائی کے بغیر جو پالیسیز لی گئی ہیں کیا وہ ان کی کوئی قانونی حیثیت رہ جاتی ہے, اور تیسرا یہی کہ اس پالیسی کے بغیر, ادارے کے بغیر اس کو
اگر FPR کے جو چیئرپرسن ہے ابھی ہماری, وہ چیئرپرسن اس کی وہ سیکرٹری بھی ہیں کمیٹی اس کے پالیسی بورڈ کے, وہ اگر میٹنگ کال نہیں کرتی تو کیا وہ دانستہ طور پر یہ کام نہیں کر رہی ہیں کہ FPR کے پالیسی سے FPR کے جو کام ہو رہے ہیں, جو اس کے مانیٹری پالیسیز ہیں, جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان سے وہ بورڈ کو انفارم نہ کرتے ہوئے غیر قانونی کام نہیں کر رہی. چوتھا یہی کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پہلے ہی اب بہت سارے ہمارے آفیسرز FPR کے ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئی ہیں. میں نے اپنی اس میں جو پولیٹیکل میری جو چھوٹی سی بھی ہے وہ پولیٹیکل, وہ اس میں نے نہیں دیکھا کہ اتنے تعداد میں کبھی بھی اس وقت جب اپریل اور مئی کا اور یا جون کا سیزن ہو ٹرانسفر پوسٹنگیں ہوئی اور سینئر آفیشلز کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہی سینئر آفیسرز جن کو آپ لگاتے ہیں جب پوسٹ پہ, تو ان کا کارکردگی اسی بنیاد پہ جج کیا جاتا ہے کہ وہ جون کے اینڈ میں جو ریکوریز, جو ان کو پلانز دیے جاتے ہیں, جو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں, وہ ٹارگیٹس کیا اس جون کے بعد دیکھے جاتے ہیں کہ ان کا وہ انہوں نے اچیو کیے نہیں کیے, اسی حساب سے ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ بھی مجھے اصل میں بیسکلی انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ مجھے پوچھنا چاہیے منسٹر صاحب سے, ایڈوائزر صاحب سے, کہ یہ ہو کیا رہا ہے FPR میں, کیونکہ میں سینٹ کی طرف سے ایک ہی ممبر ہوں جو سینٹ کو یا عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہاں پہ پالیسی بورڈ میں بیٹھ کے. تو میرا فرض بنتا تھا, میں ادروائز خود ان کا بلوچستان عوامی پارٹی سے میرا تعلق ہے اور میں حکومت کا الایا ہوں, لیکن میں کچھ چیزیں جو قوم کے حق میں نہ ہوں, اور آج کے دور میں جب ہمیں پتہ ہے کہ 1000 بلین سے اوپر ہمارا وہ شارٹ فال چل رہا ہے ریکوریز کا اور ٹیکس کلیکشنز کا, تو ہم ان حالات میں ان آفیسرز کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہے ہیں, ہم پالیسی بورڈ کو اعتماد میں نہیں دے رہے. تو مجھے کنسرنس تھے, اس کنسرنس کو لے کر میں نے ان کو انفارم کیا ہے کہ چیئرپرسن صاحبہ جو کر رہی ہیں کیا وہ قانونی کر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ میں خود ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن جو قانون سازی کا سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا چیئرمین ہوں. انشاءاللہ میں وہاں ضرور یہ اٹھاؤں گا یہ میٹر, اور میں بلا کر پوچھوں گا ان سے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ میں ان کو غیر قانونی کام کہوں گا. اور میں کہتا ہوں کہ اس میں جو ہماری چیئرپرسن صاحبہ ہے FPR کی, شی از آلسو ریسپانسبل, کیونکہ وہ سیکرٹری ہیں پالیسی بورڈ کے, اور یہ قانون کے حساب سے جو کام نہیں ہو رہا ہے تو کوئی تو جواب دہ ہو اس ملک میں. بالکل درست. FPR پالیسی بورڈ ممبر سینیٹر قودا بابر صاحب سچ ٹیلی ویژن سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. کامران چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ملاقات کر کے قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیراعظم عمران خان سے DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات میں ملکی سلامتی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس سے قبل گزشتہ ماہ 15 اپریل کو وزیراعظم اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے درمیان ملاقات ہوئی تھی. وزیراعظم عمران خان کے آفیشیل فیس بک پیج کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں اہم قومی سلامتی کے امور پر بات چیت کی گئی. 23 اپریل کو وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا, جہاں انہیں ملکی سلامتی کے امور اور کورونا وبا کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے وزیراعظم اور آرمی چیف کا استقبال کیا. دونوں رہنماؤں کو خارجی اور داخلی محاذ پر درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی گئی. اس موقع پر وفاقی وزراء اور مشیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے. لاک ڈاؤن کھولا جائے یا نہیں، فیصلہ کل تک مؤخر کر دیا گیا ہے. وزیراعظم کے زیر صدارت آج ہونے والا قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، جس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ، عسکری اور سول اداروں کے اعلیٰ حکام شریک ہوں گے، جبکہ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، چیئرمین NTMA بھی شرکت کریں گے. قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کورونا وائرس کی موجودہ اور متوقع صورتحال پر تفصیلی غور کیا جائے گا. لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. گزشتہ روز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں لاک ڈاؤن میں نرمی اور تجارتی مراکز کھولنے سے متعلق تجاویز مرتب کر لی گئی تھیں. منظوری کی صورت میں اطلاق 31 مئی تک ہوگا. NCOC نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز
तजवीज़ दी और उसे SOPs पर अमल दरामद से मशरूत किया गया, जबकि तामीराती सनत के लिए सहूलतों में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई। इजलास में इस्लामाबाद के अस्पतालों में मखसूस OPDs को फाल करने का फैसला किया गया और तजारती मराकज़ के औकात कार सुबह 9 से शाम 5 और फिर रात 8 से 10 बजे करने की तजवीज़ भी दी गई। लाहौर में कोरोना वायरस इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र लगाए गए लॉकडाउन को 44 रोज बीत गए। पुलिस अब तक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2178 मुकदमात दर्ज कर चुकी है। भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। सूबा पंजाब कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में सरे फहरिस्त है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई, लेकिन लाहौर के वासी कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर अपनाते दिखाई नहीं देते, जिसके बाद कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ रहा है। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहर के मुख्तलिफ थानों में अब तक 7700 मोटरसाइकिल और गाड़ियों को बंद किया गया है। गैर जरूरी घरों से निकलने वाले 4435 शहरियों से दोबारा सड़क पर न आने के सिक्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर राय बाबर सईद कहते हैं कि अब तक 18,640 शहरियों को नाकों पर रोका और नकलो हरकत की वजह पूछी गई है। 1,73,063 शहरियों को वार्निंग घरों में वापस भेजा गया है। 1,95,928 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग अमल में लाई गई है, जिनमें 1,10,518 मोटरसाइकिल, 28,345 रिक्शे और 41,000 से ज्यादा कारें शामिल हैं। ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। बाटा पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में हेल्थ वर्कर्स की खिदमत में पेश। बाटा पाकिस्तान का 1 लाख जूते हेल्थ वर्कर्स और उनके अहले खाना में तकसीम करने का ऐलान सामने आ गया है। तकरीब का एहतमाम बाटा क्लब, बाटा हेड ऑफिस, बाटापुर लाहौर में किया गया। तफसीलात बताएंगे फरहान एजाज। बाटा पाकिस्तान की तरफ से आलमी वबाई मर्ज के खिलाफ लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए शूज के 1 लाख जोड़े अतिया करने का ऐलान किया गया। तकरीब का एहतमाम बाटा क्लब, बाटा हेड ऑफिस, बाटापुर में किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MD बाटा का कहना था कि 1 लाख जूते हेल्थ वर्कर्स और तिब्बी अमदाद फराहम करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉयज और इमदादी अमले और उनके खानदानों में फराहम किए जाएंगे। सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों और मावन अमले में तकसीम करने के लिए 1 लाख जोड़े तैयार किए हैं, जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले वो जूते दिखाए हैं, जो कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स, नर्सेस, जो सपोर्ट स्टाफ होता है देखभाल वाला हॉस्पिटल्स में, उनको देंगे। इसी के साथ साथ हम जितनी भी डोनेशन ये देनी है ये उन अदारों के साथ करेंगे जो कि उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। MD बाटा इमरान मल्क का कहना था कि बाटा पाकिस्तान हेल्थ वर्कर्स में 1 लाख जोड़े शूज़ फराहम कर रहा है। डॉक्टरों, वार्ड बॉय और अमदादी अमले के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन के शूज़ बना रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अपने फ्रंट लाइन अमले के साथ साथ हैं। पूरी कौम बड़ी वाइब्रेंट कौम है, बड़ी जल्दी से ऐसे मामलात में पूरी सब मिल जाते हैं। और अभी भी देखें, लोगों ने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे काम किया है, दूसरे इदारों ने किया है, और हमारे लोगों ने जिस तरीके से अपने जो कमज़ोर लोग हैं उनका ख्याल रखा है, राशन तकसीम किया है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो यकीनन मुझे तो पूरा यकीन है कि सारी कंपनियां कर रही होंगी और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम काम करते हैं, जिस इलाके जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अगर उधर कोई मुश्किल वक्त आए तो हम सब इकट्ठे ही हैं ना। MD बाटा का मजीद कहना था कि दुनिया भर के जिन ममालिक में बाटा है, इनकी जानब से 10 लाख जोड़े शूज़ फराहम किए जा रहे हैं। बाटा पाकिस्तान ने ईद के हवाले से अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शूज़ की तकसीम 3 से 4 माह में मुकम्मल की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज़, लाहौर। गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एक रोज़ा ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान कोविड-19 और दहशतगर्दी के खतरात से आगाही था। सिटी कैंपस, मेन कैंपस और टांग कैंपस में वर्कशॉप का मकसद मुल्की हालात और कोरोना वायरस के पेश नज़र तालीमी इदारों के बंद होने के नतीजे में तलबा को ऑनलाइन साइबर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी में इजाफे के खतरात से आगाही फराहम करना था। वर्कशॉप के तरबियती उस्ताद का कहना था कि किस तरह इंतहा पसंद अनासर और दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। शुरका को बताया गया कि वो किस तरह साइबर दहशतगर्दी की रोकथाम में मददगार साबित हो सकते हैं। वर्कशॉप के इख्तिताम में असातिज़ा ने ये अहद किया कि वो इस आगाही को बतौर वालिदैन और असातिज़ा नौजवान नस्ल तक पहुँचाएंगे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। क्वेटा में आवाम की मुश्किलात में एक और इजाफा। मुनाफाखोरों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ाते हुए माह सयाम में अब दूध और दही के भी मनपसंद निर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकड़।
वादी कोयटा के मरकजी हिस्से समेत तमाम नवाही इलाकों में डेयरी मालिकान के बाद दूध फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में भी अब मनमाना इजाफा कर दिया है, जिससे माह सियाम में अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। शहरियों के मुताबिक मुनाफाखोरों ने दूध की फी किलोग्राम कीमत 110 जबकि दही की 1 किलोग्राम कीमत 120 रुपए मुकर्रर कर दी है। दूध फरोशों को माह सियाम के हवाले से कोई सरकारी नखनामा भी जारी नहीं किया गया है। जैसे कराची और लाहौर में रेट फिक्स हुए हैं दूध दही के, उसी तरह यहाँ पे भी होने चाहिए कि दूध के रेट तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक आम आदमी जो है वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल नाकाम हुकूमत है, ये तो कुछ नहीं करता है। ये दिन ब दिन और महंगाई रोजाना बढ़ाता है, हर गरीब परेशान है, कहाँ जाए। दूध और दही की कीमतों में होने वाले इस बेतहाशा इजाफे के खिलाफ हवामी हलकों ने जिली इंतजामिया को शिकायत भी दर्ज कराई हैं, मगर इन शिकायत पर ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। जिसकी तनख्वाह 6,000 रुपया या 8,000 रुपया सैलरी है, वो बताए वो बंदा कैसे पिएगा दूध? घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग किराए में बैठे हुए, हम लोग को किराया 10,000 12,000 रुपये किराया। अभी पेट का करे या किराए का करे? अब दुकानों वालों ने बढ़ा दिया तो फिर हम लोग भी मजबूर है, फिर खामखा फिर बढ़ाएंगे रेट। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि कोयटा में जिली इंतजामिया मसनूई महंगाई में मुलविस माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए, ताकि माह सियाम में अवाम मजीद मुश्किलात का शिकार न हो। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। रमजान के महीने में शैतान तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन मुनाफाखोरों की मौजें हो जाती हैं। कराची वालों ने महंगाई के हवाले से कहा कि उनकी कमर टूट चुकी है। आम आदमी के लिए रोज़ा रखना और इफ्तार करना मुहाल हो चुका। शहरी महंगाई के खिलाफ हुकूमत को फरियाद कर रहे हैं। एक्चुअल देखा जाए तो वो लोग तो लगा के रखते हैं कि जनाब हमने रमज़ान की वजह से पैसे कम कर दिए, और यहाँ आज रेट कुछ होते हैं, दूसरे दिन आओ तो वो 10 रुपये 20 रुपये बढ़े हुए होते हैं। सर सब चीज़ महंगी, जब से लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन की वजह से सर कमर टूट गई है। अगर सही मानों में पूछा जाए ना, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ये सही हो जाएगी। जो भी चीज़ तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। हालांकि लॉकडाउन में हर चीज़ कहते हैं सस्ती होनी चाहिए, जो प्रॉफिट है उससे 1 रुपया ऊपर लेके कमा लो, लेकिन ये दुकानदार हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। ये लोग बेचते हैं 100 के 150 रुपये का 2.5 किलो, कोई 150 का 2 किलो बेच रहा है। इतना जुल्म कर दिया इन लोगों ने, अब कहाँ जाए गरीब बंदा। गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं भाई। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर हुकूमत को ये चाहिए कि गरीबों का जितना ख्याल हो सके वो करें। ठीक है, सिर्फ ऐलान ना करें, ऐलान करने से गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब तक हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई 50 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये की बेचे दो, 100 वाली 200 की, कोई किसी को पूछता नहीं है। महंगाई है, टीवी पे आप देखो तो हमारे पीएम हमारे सीएम सब कहते होते हैं महंगाई कम है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो रही होती है। कोई देखने वाला नहीं है कि ये लोगों के साथ हो क्या रहा है, गरीबों के साथ। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने कपास की कीमत 4,224 रुपये फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, जबकि 5 सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। ईसीसी ने 5 तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने वाजबात की अदायगी के लिए 30 करोड़ 66 लाख के इजाफी फंड्स की भी मंजूरी दे दी, जबकि तखफीफ, गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट मंजूर कर ली गई। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने कपास की इमदादी कीमत 4,224 रुपए फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ट्रेडिंग कारपोरेशन के जरिए ईसीसी को कपास खरीदारी के लिए 87 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई थी। ईसीसी ने वजारत दिफा के 2 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी को गंदम की खरीदारी पर ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग के दौरान हुकाम फूड सिक्योरिटीज ने ईसीसी को बताया कि किसानों से अब तक 40 लाख टन गंदम खरीदी जा चुकी है, जबकि गंदम की खरीदारी का 48% हदफ भी पूरा हो चुका है। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 3 हफ्ते बाद गंदम की खरीदारी पर मजीद पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। एजेंडे में शामिल नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए मराठी पैकेज पर मजीद गौर की हिदायत करते हुए ईसीसी ने 300 अरब रुपए की टर्म फाइनेंस और स्कोप का मामला पावर डिवीजन को भी भिजवा दिया और पावर डिवीजन को तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत भी जारी कर दी। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। एक और नून लीगी रहनुमा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। स्कीम 3 में 27 किनाल 3 मरला सरकारी ज़मीन पर कब्जे के मामले पर सेनेटर चौधरी तनवीर समेत दीगर और पटवारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए।
रावलपिंडी थाना एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। सिविल जज काशिफ अलवी ने मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर खान, अब्दुल शकूर, सगीर अहमद पटवारी हल्का तोपीहाल, गिरदावर तहसील रावलपिंडी और रिटायर्ड गिरदावर चौधरी जहांगीर शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर खान ने अपने रिश्तेदार अब्दुल शकूर के जरिए उस वक्त के पटवारी और गिरदावर के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और महंगे दामों फरोख्त की। सरकारी जमीन की इस खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद तफ्तीशी अफसर एंटी करप्शन जाहिद जहूर ने सिविल जज डिवीजन मजिस्ट्रेट रावलपिंडी काशिफ अलवी की अदालत से मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। जाहिद जहूर कहते हैं कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस और डायरेक्टर कमल बतूल की निगरानी में ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और बहुत जल्द ये लोग कानून की गिरफ्त में होंगे। सेल्फी का शौक जान ले गया। हरिपुर में खानपुर डैम के करीब बाप बेटा सेल्फी लेते हुए जान से हाथ धो बैठे। सेल्फी का शौक ले डूबा बाप बेटा जान से गए। हरिपुर की तहसील खानपुर डैम में 2 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा सेल्फी लेने के दौरान पेश आया। इमदादी टीम से बरवक्त पहुंचकर मकामी अफराद और टीएमए की मदद से लाशें पानी से निकाली और तहसील हेडक्वार्टर खानपुर मुंतकिल कर दी। कश्मीर सुलग रहा है, दुनिया तमाशा देखने में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, नौजवानों का कत्लेआम, लोगों को बेघर किया जा रहा है, जुल्म और सितम की इंतहा है। पुलवामा में घर को धमाके से उड़ा दिया गया। कुर्बानियों का तसलसल जारी है। कश्मीरी अवाम के हौसले भी बुलंद हैं। कश्मीर सुलग रहा है जबकि दुनिया तमाशा देखने में मसरूफ है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। नौजवानों का कत्लेआम, लोगों को बेघर किया जा रहा है, जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई है। पुलवामा में घर को धमाके से उड़ा दिया गया। कुर्बानियों का सिलसिला भी जारी है। कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हैं। भारत में बीजेपी हुकूमत के फासिद नजरियात ने हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी इंतहा को छूने लगी है। इस्लामोफोबिया के शिकार, कोरोना के खौफ में मुब्तला भारतीय इंतहा पसंद मुसलमानों को कोरोना वायरस की आड़ में तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का प्रतिपालन करेगा। भारत में मोदी सरकार कोरोना वायरस को मजहब से जोड़कर समाजी बेचैनी के शोलों को हवा दे रही है। मुसलमानों को कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार देकर मुसलमान कुश एजेंडे को बढ़ोतरी दे रही है। मुसलमानों को नफरत, तासुब और जुल्म और तशद्दुद का बुरी तरह निशाना बना रहा है। कोरोना वबा ने भारत में मुस्लिम कुशी की संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। वबा के साथ साथ नफरत और भूख के बहरान को आमने सामने ला खड़ा किया है। भारतीय हुकूमत दानिस्ता तौर पर ग्रोही तनाव को नस्ल कुशी की जानिब लेकर जा रही है। उन्हें सब्जी, फल और खाने पीने की दूसरी अशिया खरीदने या बेचने की इजाजत नहीं दी जा रही। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जय श्री राम। नाम पूछने के बाद After asking my name, they said, "You're a Muslim. You've destroyed the country. You've spread coronavirus." भारत वाहिद मुल्क है जहां इस नागहानी आफत के आड़ में मुसलमानों को नफरत, तासुब और जुल्म और तशद्दुद का बुरी तरह निशाना बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुत्वा या अखंड हिंदू ममलिकत के अलंबरदार मोदी हुकूमत की शय पर भारतीय मुसलमानों को कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार देते हुए हिंदू अक्सरियती इलाकों से मार मार कर निकाला जा रहा है। मुसलमान मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत देने से इनकार किया जा रहा है। उसने तो छूट कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर। इस्लामाबाद के नवाही इलाके शाह लादिता को डी सील कर दिया गया है। शाह लादिता में अब कोई कोरोना का केस मौजूद नहीं है। डिप्टी मेयर का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के ताउन का बेहद मशकूर हूँ। इस्लामाबाद के नवाही इलाके शाह लादिता को डी सील कर दिया गया है, जबकि डिप्टी मेयर ने कहा कि शाह लादिता में अब कोई भी कोरोना का मरीज मौजूद नहीं है। इंतजामिया के ताउन के बेहद मशकूर हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद इंतजामिया का खासतौर पर मुमदा शफकात साहब का, उसके अलावा GHO साहब का, इस्लामाबाद पुलिस का, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, तमाम लोगों की जिनकी वजह से ये लॉकडाउन जो है ये मौसर साबित हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 दिन के लॉकडाउन के बाद जो इस्लामाबाद का जो सिलसिला है, उनके रिजल्ट आए हैं शाह लादिता के वजह से, तमाम केस जो है वो पॉजिटिव वो भी नेगेटिव आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह शाह लादिता बिल्कुल कोरोना से पाक है।
बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।